नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। एमपीपीएससी मेंस का जो एग्जाम है वो लगभग अब आप मान के चलिए आपके लिए बहुत ही करीब आ चुका है। इसी के लिए मैंने उन अभ्यर्थियों के लिए रामबाण कंटेंट को तैयार करा है जो अभ्यर्थी बहुत कम पढ़ चुके हैं या जिनके पास अभी इतना समय नहीं है कि हम कुछ बेहतर तरीके से पढ़ के इस बार अपने मेंस को पास हो जाएँ। आपके मेंस को पास कराने के उद्देश्य से और अपनी एक जो कैलिबर है उसका एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। फ्री हुआ तो मैंने आपको जो है ब्लैक बुक अवेलेबल करवाई। मेंस के लिए मैं आपको रामबाण कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ। पिछले वर्ष भी मैंने कराए थे, इस वर्ष भी मैं आपको करवा रहा हूँ। उन्हीं की एक झलक मैं आपको अपने हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखा रहा हूँ। मैंने स्पीड अप में लिखा है तो थोड़ी राइटिंग मैटर ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मैंने जो है जल्द से जल्द बेहतरीन तरीके से आपको लिखने के लिए सारे कंटेंट उपलब्ध करवाए हैं। ये कंटेंट हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, पूरे लगभग 22 पेपर आपको उपलब्ध हैं। इन 22 पेपर में से जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का भी एक छोटा पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको देखिए। फटाफट सारे लोग लाइव आइए। लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 2 पर मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रश्नों को करेंगे, वो भी मेरी ओरिजिनल है कॉपी में। चलिए, जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए सेशन से, तब तक जो है मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चर नंबर 2। आर यू रेडी गाइस? मेंस 2025 और 26 को लेकर हमारी आज की ये जो क्लास है, जिसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से कुछ बेहतर अपना जो है देने वाला हूँ, जिससे आप जल्दी पास हों और बार-बार इस पीएससी के भंवर में ना फँसे। बिल्कुल, सभी लोग जुड़ जाइए, सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मेरे प्यारे बच्चों ये भी बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खुश आइस अकेडमी का आपके लिए इसलिए तैयार करा गया है कि आप यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को उपलब्ध कर पाएँ। तो यदि आप हमारे इन चैनल्स में नहीं जुड़े हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका जो है इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, आप गूगल लेंस को ओपन करिए, फटाफट इनको स्कैन करिए, डायरेक्ट आपको लिंक मिलेगी। इन लिंक के माध्यम से आप मेरे इन चैनल्स में जुड़ जाओगे और आपके लिए मैं बहुत कुछ बेहतर उपलब्ध करवा रहा हूँ। लगभग 12 वर्षों के अपने अध्ययन और शिक्षण के दौरान मैंने खुद इस बात का महसूस करा बच्चों कि बच्चों के लिए कंटेंट की तो भरमार है। इस कंटेंट की भरमार में बच्चा कई बार ये भूल जाता है कि उसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि हर दिन आप देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ लोग आपको सजेस्ट करने ही लग गए हैं। इवन ये हालात हो गए हैं, मैंने तो देखे हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने कभी मेंस करा नहीं है, वो भी अभ्यर्थी अब आपको जो है ज्ञान बाँटने लग गए हैं। मतलब वो भी अभ्यर्थी आपको आकर जो है समझाइश देने लग गए हैं। कुछ बच्चे तो मैंने ये देखा कि प्री निकला भी नहीं है, वो एक बढ़िया-सा एक एप्लीकेशन मोबाइल शुरू कर लेते हैं, कोई-सी बुक उठा लेते हैं और उस बुक में से जो है वो समझाना शुरू कर। नो डाउट उनका एक अपना प्रयास है और सभी लोग भी अपना-अपना प्रयास करते हैं। पर मैं आपसे बोलूँगा कि पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर, आप उनसे पढ़ोगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पास हो जाओ, बाकी फिर शुरू करें। पहला प्रश्न देखने के लिए तैयार हो कि नहीं? फटाफट मुझे बता दो कि हाँ सर, हम पहला प्रश्न देखने के लिए तैयार हैं और विथ मॉडल आंसर तैयार हैं कि नहीं है। इसके एमसीक्यू जो सॉरी एमसीक्यू कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं आपको उपलब्ध करवा चुका था और इसी के साथ-साथ मैं इसके अब मॉडल आंसर्स भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं अभी आपको पार्ट 1 दिखा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट पेपर तैयार है, कंप्लीट 22 पेपर तैयार हैं, एक नहीं। ये बात को चलिए, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इतिहास में राज्य तरंगिणी का जो प्रश्न है, वो बार-बार जो है फटाफट इस बार के मेंस के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। पहला प्रश्न है राज्य तरंगिणी। अब देखो मॉडल आंसर कैसे लिखेंगे? यदि आपको पता हो कि इसमें आपको शब्द सीमा है 20 वर्ड्स की। कितने शब्द सीमा है बच्चों? 20 वर्ड्स की। अब देखो ज़्यादा आप लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई संशय पर आप मैं बोलूँगा कि उतना लिखने की कोशिश करो जिससे हम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सकें। इसी के साथ मैंने जो यहाँ पर आपको लिखा है कुछ कंटेंट आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा याद कराने के लिए लिखे हैं, पर तब भी मैंने शब्द सीमा का हर जगह जो है ध्यान रखा है। जैसे सबसे पहले देखो मैंने लिखी रचना, रचना में आप क्या लिखोगे? कवि कल्हण ने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना करी। आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, आप सिर्फ लिख दिए रचना को किसने करी? कवि कल्हण ने करी। किस भाषा में करी? भाषा में करी। अब चूँकि अलग-अलग लिखने जाने से बढ़िया मैं ऐसा मानता हूँ सेंटेंस को एक लाइन में लिख दो ना तो जल्दी लिखा जाता है। नहीं तो बार-बार ये जो पेन को स्विच करना, डॉट लगाना इनमें भी समय लग जाता है। दूसरा पॉइंट विशेष क्या लिखा हमने कि कश्मीर के हिंदू राजाओं का जो है क्रमबद्ध जो है इतिहास इस पर लिखा हुआ है। ये आपका एक क्वेश्चन हो कम समय में
फटाफट लिख के बाहर आ जाओ। देखो ऐसा नहीं होगा कि तुमको सारे प्रश्न बनेंगे, पर ऐसा भी होगा कि लगभग 50% से ज़्यादा प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं प्रश्नों में अपना ज़्यादा समय एंगेज कर देते हैं, ये गलती होती है, ऐसी गलती को आप नहीं दोहराएँगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है? दूसरा प्रश्न। आ रहा है समझ आ? दूसरा प्रश्न देखना, मेहरगढ़ लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके लिए जितने मैं प्रश्न दे रहा हूँ, ये मेंस मॉडल आंसर कॉपी है। देखो, आप इस बात को समझो, यही मॉडल आंसर चूँकि मैंने प्रैक्टिकली लिखे हैं, कॉपी पेस्ट अलग होता है। मैंने आपको बोला सबसे पहले पूरे भंवरकुआं में भी, यदि आपको लग रहा हो, मैंने ही देना शुरू करा था, बट मैं आपको टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ पाया था, ये मेरी एक कमी रह गई थी। नहीं तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी-सी जेन्युइननेस होती है, और इसी कॉपी को मैंने आपको चिपका दिया। मेरे पास पूरे बाकायदे पेपर हैं और पूरे क्वेश्चन पेपर हैं और इनके मॉडल आंसर। समझे बात को? मेहरगढ़ की बात करते हैं, देखो, तो पश्चिमी बलूचिस्तान, जो कि पाक पर स्थित पाषाणकालीन बस्ती, जहां से कृषि एवं स्थायी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो एक देखो, पहली लाइन में मैंने क्या बोल दिया, इस बात को समझो कि पश्चिमी बलूचिस्तान पाक स्थित पाषाणकालीन बस्ती, मतलब किस तरीके की कहाँ मतलब जो है बिलोंग किससे करती है, देखो पाषाण काल से, ये हमने बताया। अभी करंट में कहां पर है, तो देखो पश्चिमी बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। और कृषि एवं स्थायी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न आपके प्री में भी बन जाता है, चाहे आप एसआई का प्री देने जा रहे हो और चाहे आप जो है एसएससी जैसे एग्जाम देने जा रहे हो। तब में आपको ये प्रश्न मिलेगा, इस बात को ध्यान से समझ गए। तो हमने कम शब्दों में इसको लिखकर बाहर आ गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। मैं पूरे विधिवत क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आप क्लास में बने रहना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, समझे बच्चों। जितने आप लोग मेरा साथ देंगे, मैं उतना आप लोगों के लिए पूरा सहयोग कर दूंगा। और 22 के 22 क्वेश्चन जब आप लिख पूरे पेपर सॉल्व कर लोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा कि आंसर राइटिंग सब सुना रहे थे, समझा रहे थे। गांव गांव तक हमारे पास अभी आंसर राइटिंग नहीं की थी, ये गाँव-गाँव तक पहुँच, देखना। उसके बाद में सीयू की, ध्यान से सुनना, सीयू की आपको पता है किसने लिखी है, क्या बातें हैं, तो अब कैसे उसको डिकोड करना है ये देखो। फिर से हमने पॉइंट उठाया यहाँ पर रचना का, देखो हिनसांग ने जो है इसकी रचना करी। अब देखो ब्रैकेट में क्या डाल दिया मैंने, कि भारत की यात्रा पर आया चीनी लेखक, ध्यान से सुनना, कि भारत की यात्रा पर आया एक चीनी लेखक था, ये हमने बता दिया। अब देखो उसके बाद इसकी विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु हमने क्या लिख दी, कि इसमें हर्षकालीन समाज और प्रशासन का वर्णन मिलता है। कुछ लोग इस पॉइंट को डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो एक तो आप इस तरीके से लिख दोगे, जैसे किसी ने क्या लिख दिया, रचना लिख दिया। उसके बाद में क्या लिख दिया, दूसरे सब पॉइंट पे बना दिया कि जो है भारत पर आया एक चीनी, भारत की यात्रा पर आया एक चीनी लेखक लिख दिया। और तीसरा जो है विषय वस्तु, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, उसमें कोई गलत राय नहीं है। पर मैंने क्या करा, जब मैंने इन आंसर्स को लिखा, मैंने इस बात को महसूस करा बच्चों, कि जब हम ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाते हैं, तो उतना हमारा थोड़ा समय भी लगता है। या तो तुम ये कर लो कि तुम्हारी आंसर राइटिंग गज़ब की हो जाए, मतलब स्पीड गज़ब की। तो तुम्हें फिर जितने टुकड़े-मुकड़े करने हैं ना, सब कर दोगे, सब हटा-हटा के जो है रख दोगे, कर पाओगे तो ये हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुर्क ए चहलगामी, पीएससी का ये एक बड़ा अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करके जाना मेंस। ध्यान से सुनो कि शुरू किसने करा था। देखो मैंने अब लिखा शुरू, तो अपन ने क्या लिखा, इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दो तरीके से भी इस पूरे इन 3 मार्कर को मेरे आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ें, प्री में भी काम में आएंगे। यदि आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, आप बोल दोगे इल्तुतमिश। उसी के साथ क्या था, देखो मतलब तुर्के चहलगामी क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया इसको, कि 40 अमीर तुर्की सरदारों का कैसा संगठन, प्रशासनिक। पॉइंट को समझो, कैसा लिखा हमने, कैसा संगठन, प्रशासनिक संगठन। और समाप्त किसने करा, बलबन ने। इतना लिख के बाहर आ जाओ, मैं गारंटी कह रहा हूं कि उसको 2 मार्क्स आपको यहाँ पर तो देने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं बचती इस प्रश्न पर काटने की। हाँ, वो काट सकता है तो फिर आपकी हैंड राइटिंग पे काट सकता है, आपकी अशुद्धियों पे काट सकता है, अदरवाइज कंटेंट में यहाँ पर कोई भी कमी मैंने नहीं रखी। पॉइंट समझ गए। उसके बाद ठीक है, प्रतीत समुत्पाद की बात आती है, तो बिल्कुल बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत, जिसे कारणता का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो पहले ही शब्द में मैंने उसको बता दिया कि बौद्ध दर्शन का सिद्धांत, ये चीज हो गई। और इसमें किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको लिख दिया उसी पे कि कारणता के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अर्थ क्या है, दूसरी लाइन में मैंने अर्थ समझा दिया, कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, मतलब जो भी घटना हो रही है उसके पीछे कारण है। तुम्हें किसी ने तमाचा मारा, उसके पीछे कारण था। तुम फेल हुए, उसके पीछे कारण था। तुम पास हुए, उसके पीछे कारण था। तुम जीवन में सफल हुए, उसके कारण था। तुम असफल हुए, उसके।
था, तो हर एक घटना के पीछे एक ना एक कारण उत्तरदायी माना जाता है। ये सारी क्लासेस, ये सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में हमारी हिस्ट्री की क्लासेस में आपको दे रखे हैं। हिस्ट्री लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। कुछ 1-2 लेक्चर्स मोटे तौर पे बाकी हैं, बाकी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इसी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मैंने अपने ओरिजिनल नोट्स में करवा दी है, जिससे बच्चे को किसी बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ पढ़ना है, आराम करना है, एन्जॉय करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अश्वघोष का। तो ये कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी कवि। एक तो तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट लिख दो कनिष्क के दरबारी कवि थे, ये भी तरीका है। पर मैंने देखो क्या बताया कि कनिष्क कौन है ये भी मैंने यहाँ पर रिलेट कर दिया कि कुषाण शासक कनिष्क है, जिसके कौन है ये दरबारी। उसके बाद दूसरा रचनाएँ देखो, चूँकि अश्वघोष के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो बता दिया कि कौन थे, पर उन्होंने क्या काम करा? तो उन्होंने बुद्धचरित की रचना करी, जिसे बौद्धों की रामायण के नाम से और सौंदरानंद के बारे में जो है, इन सौंदरानंद की भी इन्होंने रचना करी। कई बार एग्ज़ामिनर क्या करेगा बच्चों, इन्हीं रचनाओं को डायरेक्ट उठा जैसे अब उसने यहाँ पर क्या कर दिया, क्वेश्चन में 2 मार्कर में एक क्वेश्चन लिख दिया कि सौंदरानंद, ध्यान से सुन तो अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो, आप एक तरीका तो ये लिख देंगे कि जो है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, ये लिख सकते हो। पर थोड़ा बेहतर और इसे कैसे करा जा सकता है? तो हम बोलेंगे कि अश्वघोष के द्वारा रचित एक पुस्तक या जो है रचित एक पुस्तक जो कि अशोक कह रहा हूँ सॉरी, अश्वघोष के द्वारा जो है रचित एक पुस्तक है जिसके जो कि क्या है कनिष्क के दरबारी कवि। इस तरीके से इसका एक और पहलू जो है आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? 6 प्रश्न आपको मैंने करा दिए। अभी मैं आपको और करा रहा हूँ, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हैं। आप देखें कि कैसे आपके लिए करवा रहा हूँ। पर एक बार आप मुझे फटाफट अपने कमेंट्स भेज दीजिए कि क्या आपको इसमें मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है और आपको कैसा लग रहा है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, ताकि उस आधार पर मैं आगे सेशन को बढ़ाते भी चलूँ। मुझे भी एक मज़ा आता रहे कि बच्चा पढ़ रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है तो भैया सड़ा मुँह बनाकर भी आप भेज सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मुझे पता तो चलेगा कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है अथवा नहीं पढ़ना। भाई मेंस की आंसर राइटिंग आपको उपलब्ध कराई जाए और आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आपके लिए कंटेंट तो उपलब्ध हैं और मैंने आपको बोल दिया है कि कंटेंट आप आसानी से जो है उठाइए। आपको सिर्फ़ जो है रामबाण कंटेंट वाला कोर्स परचेज़ करना है। आपको डायरेक्ट मुझसे संपर्क करना है। आप डायरेक्ट संपर्क करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें जो है आसानी से उपलब्ध करवा दूँगा, आपके पास तक पहुँचा दूँ। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, एहोल अभिलेख लिखा हुआ है बच्चों आपकी स्क्रीन पर मेरे हिसाब से अब देख। अब एहोल अभिलेख भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है। इसको पढ़ने के लिए या इसके आंसर के लिए क्या लिखेंगे अपन, देखो इसके रचनाकार कौन है तो आप बोलोगे जैन कवि रवि कीर्ति। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि रवि कीर्ति, ये भी आप समय या जो है आपके कंटेंट का स्पेस को कम करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत स्थान मतलब ऐहोल अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है तो आप बोलोगे बादामी कर्नाटक में जो है प्राप्त होता है। अब इसमें जो है लिखा क्या हुआ है, किस बात की जानकारी मिलती है, तो आप ध्यान से सुनो कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान से सुनना, ये बेसिकली पुलकेशिन द्वितीय की वीरता को दर्शाता है कि किस प्रकार उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को रोका था। नर्मदा नदी के किनारे जो है यह युद्ध लड़ा गया था और यहाँ से सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणी प्रसार को रोक देता है कौन? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। तो इस आधार पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, देखो कि चालुक्य नरेश मतलब ये भी बता दिया कि पुलकेशिन द्वितीय कौन है, उसी के साथ-साथ सम्राट हर्षवर्धन की जो है जानकारी इस पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स लिखकर आप इससे बाहर आ गए। शब्द बड़े बंधे हुए हैं मैंने आपको बोला है और शब्द को बाँधने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये मेहनत तब आप कर पाते हैं जब आप खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावर का युद्ध या रावर का युद्ध दोनों लिखा मिल सकता है, कहीं-कहीं रावर लिखा मिलता है, कहीं-कहीं रावर लिखा। तो समय आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे ही मैंने मध्यकालीन इतिहास शुरू करा था, पहला क्वेश्चन यही अच्छे से आपको बताया। परिणाम क्या हुआ? देखो, अब चूँकि यहाँ पर एक और तरीका होता है, कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं किसके-किसके मध्य में हुआ था। एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं आपको उसमें कोई गलत नहीं ठहराता।
पर मैंने क्या करा उस बात को समझो। अब जब आप समय लिखोगे, उसी के साथ आप लिख दोगे मध्य, फिर आप परिणाम लिखोगे। पर हमने क्या करा, उसका दूसरा वर्ज़न प्रस्तुत करा आपके सामने। उस इस समय तो लिख दिया, परिणाम देखो, मध्य की जगह हमने उसी पॉइंट को मॉडरेट करके थोड़ा-सा मैंने और बेहतर तरीके से करा। हमने ये लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को जो है पराजित कर मध्य वाला पोर्शन को स्क्रैप करके कुछ और लेवल पे अपन ले गए और फटाफट अपना आंसर भी हो गया, अपन ने परिणाम बता दिया। पर इसके कारण मुझे एक स्पेस और मिल गया विशेष का। देखो विशेष लिखने के लिए कि भारत में इस्लाम धर्म का क्या होता है? आगमन होता है। तो शब्द देखो बंधे हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि शब्द बाँधे नहीं है मैंने। शब्द मतलब 20 शब्द से बाहर ज़्यादा जाने की कोशिश मैं खुद नहीं करता। अच्छा एक चीज़ और समझना कि कहीं ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है कि 20 शब्द मतलब 20 शब्द, ऐसा भी नहीं है। आप 18 भी कर सकते हैं, 18 के साथ-साथ मान के चलो उसको 22-24 तक भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि डायरेक्ट आपसे उसने पूछा कि रावर का युद्ध कब हुआ था? अब तुम सोचोगे कि रावर का युद्ध कब हुआ था? चूँकि कब हुआ था प्रश्न पूछ रहा है मतलब यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम 712 ईस्वी लिख के आ जाओगे तो भी एग्ज़ामिनर को नंबर आपको देने चाहिए। पॉइंट को समझना मैं बोल रहा हूँ देने चाहिए क्योंकि कब हुआ है? उसने ये नहीं पूछा किसके-किसके मध्य हुआ, क्यों हुआ? लोग लिख देते हैं वो अलग चीज़ है। तो मेंस में बहुत कुछ मायने रखता है एग्ज़ामिनर या जो पेपर चेक कर रहा है उसकी मेंटालिटी भी क्या है, इस बात को समझना, समझे? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 पॉइंट मतलब ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कायदे से। दीवान-ए-आरिज़ या दीवान-ए-अर्ज ध्यान से सुनना, दीवान-ए-आरिज़ या दीवान-ए-अर्ज की बात होती है। ये लगभग आपकी मेन कॉपी ही है, उसी फॉर्मेट में मैं आपको जो है दे रहा हूँ। होता क्या है इस बात को समझना आप वहाँ पर ध्यान से कि क्वेश्चन के जो प्रारूप तैयार होते हैं वो होता है अति लघुत्तरी जो कि क्वेश्चन नंबर 1 कहलाता है। इसमें 1 से लेकर 15 तक तो इसलिए जो 1, 2, 3 अपन इसका 1.1 ऐसे लिख रहे हैं ना 1.2 मतलब क्वेश्चन नंबर पहला मेन है और उसका सब क्वेश्चन है दूसरा उसका जो है पार्ट वाला क्वेश्चन वो है सेकंड। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 1 9 है मतलब हम केवल 9वाँ नंबर का प्रश्न कर रहे हैं। 9वाँ समझ गए बात को? चलो। दीवान-ए-आरिज़ या कहीं-कहीं दीवान-ए-अर्ज़ लिखा रहता है। तो गुलाम वंश के सुल्तान बलबन द्वारा शुरू पृथक सैन्य विभाग था। देखो, आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो कि शुरू किसने करा था। ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने क्या करा है बच्चों, इनको खूब लिखा है, तब मैंने एक बात को महसूस करा कि यदि मैं इनको पॉइंट में तोड़ने जाता हूँ ना, तो कुछ न कुछ गड़बड़ कहीं न कहीं मुझे देखने को मिली। इसलिए मैंने इसको सेंटेंस फॉर्म में पहले मैं भी डॉट में लिखा, पर फिर मैंने इनको कहा कि नहीं, कैसे बेहतर बच्चों को दिया जाए। तो शुरू में हमने क्या लिखा देखो, शुरू में आप क्या लिख सकते हो कि बलबन ने लिखा। एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो, सही बात है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। दूसरा आपने क्या करा कि क्या है, ये भी लिख सकते हो, तो आप लिख दोगे क्या पृथक सैन्य विभाग है एक तरीके से या सैन्य विभाग था, ये लिख दिया आपने। ठीक है, सैन्य विभाग था, ये आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में अब आपने जो है यहाँ पर कहीं न कहीं इसका उद्देश्य लिखने की एक प्रोसेस कर दी या आपने जो है इसका उद्देश्य लिख दिया। ये एक और तरीका आपके पास में देखने को मुझे मिल रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अब इसको जब आप चेक करोगे ना तो कुछ अभी भी आपने इस पर जो है मेरे नज़रिए से कम रख दिया। तो मैंने क्या करा गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के द्वारा शुरू पृथक सैन्य विभाग। ने एक लाइन में लगभग सारी बातें खत्म कर दी। मैं चाहूँ तो दूसरी बात ना भी न पॉइंट ना भी ना लिखूँ पर उद्देश्य क्या लिखा देखो, मंगोल आक्रमण से रक्षा और विद्रोहियों को जो है कुचलना क्योंकि इसी के आधार पर बलबन क्या कर रहा है लौह और रक्त की नीति को अपना रहा है। जब मैंने आपको मेष पढ़ाया मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ाया, वहाँ पर मैंने इन प्रश्नों को वहाँ भी इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है कि यदि ये प्रश्न 2 मार्कर में पूछे तो कैसे आंसर लिखना है और यदि इसी प्रश्न का आप मेंस में आंसर लिखने जाओगे तो कैसे लिखना है। पर उसके भी और संशोधित रूप मैं आपको बोल रहा हूँ मैं जितनी बार लिखूँगा उतनी बार आपके लिए कुछ बेहतर प्रस्तुत करूँगा। तो आपकी प्रैक्टिस का लेवल वो भी इसी लेवल पे जाना चाहिए कि आप दूसरी बार कुछ बेहतर कर तो ये आएगा प्रैक्टिस से, एक दिन से नहीं आएगा कि तुम तो एक दिन में लिख लोगे। इसलिए बोल रहा हूँ डेली आप लोगों का जितना सपोर्ट यदि मिलेगा, आप लोग कहेंगे सब लोग मिलकर जो बाद में भी इस क्लास को देख रहा है कि सर लाइव आंसर राइटिंग इसी तरीके के हमको जो है करवा दीजिए, तो मैं करवा भी दूँगा। पर मैंने आपको फिर से बोला आप सभी को लाइव आना पड़ेगा तो मैं करवाऊँगा। तुम घर में बैठे आलस खाते हुए जब तुम्हारा मन करे तब करोगे, तो मैं नहीं आ समझे बात को? बाकी फिर तुम अपने हिसाब से निर्णय ले लेना। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे लाइव दिखते हैं कि जो-जो बच्चे मुझे लाइव दिखते हैं तो मेरा दिल खुश होता है कि चलो बच्चा पढ़ना चाह
इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए जो है कॉम्बो बैच को लॉन्च करा। मैं कह रहा हूँ तुमने कॉम्बो बैच को ले लिया ना, मेरी इन सारी सुविधाएँ जो-जो आपको दे रहा हूँ अलग से पृथक से मैं इनके यदि कुछ पैसे चार्ज कर रहा हूँ, वो भी आपको कॉम्बो बैच में फ्री मिलते हैं। मतलब वो 22 के 22 पेपर आपको कॉम्बो बैच में फ्री, रामबाण कंटेंट आपको कॉम्बो बैच में फ्री मिल जाएगा। तो कॉम्बो बैच में मेन कोर्स तो है ही है, इस बात को समझो। इसके साथ में जितने कोर्स अलग से आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करा देता हूँ। तो तुम्हें यदि उस आईएएस अकेडमी से जुड़ना है, तो मैं कहूँगा कॉम्बो बैच को लो, तुम्हारी सारी चिंताओं से मुक्ति मैं आपको दिला दूँगा। कॉम्बो बैच जल्द ही मैं बंद करने वाला हूँ, ये भी मैं आपको सूचना अभी से दे दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसके बाद फाउंडेशन बैच लाऊँगा। जहाँ पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाऊँगा, पर वहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक चार्ज होगा। कॉम्बो बैच वो ऐसा बैच है जहाँ पर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के लिए अलग से पैसे नहीं देने रहेंगे। आपको 3 सब्जेक्ट तो ऐसे पढ़ाऊँगा जिसमें आपको महारत हासिल हो। समझ गए बात को? बाकी फिर निर्णय आप लेना। इसकी लिंक आपको हमारे इसी वीडियो में जो क्लास देख रहे हो, अथवा आप उस आईएएस अकेडमी का फ्रंट पेज ओपन करो, वहाँ पर जो हमारे फ्रंट पेज में एप्लीकेशन के लिए एक एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हो तो उसकी लिंक है, उसी के साथ-साथ एप्पल सबकी लिंक है और भी सब चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुर्ब या हब ए सर्ब। ध्यान से सुनना, सुर्ब या हब ए सर्ब। ये प्रश्न है आपके मेंस की कॉपी में, मैंने लिख के रखे हैं, ध्यान से सुनो क्या है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया एक सिंचाई कर जो कि उपज का 1/10 भाग था। सीधे सीधे शब्दों में लिख के मेरा समय बचा, टाइम बचा और टाइम के साथ-साथ मैंने अपनी एनर्जी बचा ली। पॉइंट को समझना। तो मैंने क्या लिख दिया कि फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया एक सिंचाई कर, कैसा कर? एक सिंचाई कर है। किसने शुरू करा भैया? फिरोज़ शाह तुगलक ने शुरू करा और क्या था? उपज का 1/10 भाग। तो या तो तुम 3 पॉइंट बना के लिख दो। मैं कह रहा हूँ गलत उसमें भी नहीं है, मेरी बात को समझो। पर जैसे ही ये 3 पॉइंट अलग-अलग करने जाते हैं, कई बार इसमें समय लगता है। जब आप फ्लो में लिख देते हैं ना, तो फ्लो में आपका एक चैनल बना रहता है। का फ़ायदा मैं आपको दिलाना चाह रहा हूँ। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड बढ़ा ली तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्पीड नहीं बढ़ी ना तो प्रश्न छूटता है और पीएससी में एक प्रश्न छोड़ने का मतलब है तुम्हारा फेल होना तय। अब ये नहीं कि सर हम एक प्रश्न छोड़ने से ही फेल हो जाएँगे, कि ऐसा नहीं है। पर देखो क्या होता है ना, बड़ा दुःख होता है जब सेम एग्ज़ाम में आप दोनों जन बैठे हो, एक व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बन जाता है और एक को बहुत से बहुत छोटी पोस्ट मिलती है। तब दुःख होता है कि यार इसने भी वही पेपर दिया था, पेपर भी वही था, सेम था, सब कुछ था। ये डिप्टी कलेक्टर। तब मैं उस दुःख को कम कर, ठीक है, चलो। नेक्स्ट आता है 11 नंबर प्रश्न देखो, तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी एक ही नाम है, या तो इसे तालीकोटा का युद्ध बोल देते हैं, या तो इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोल देते हैं, या तो इसे बन्नी हट्टी का युद्ध। समय देखो यह कब हुआ हमसे पूछे तो हम बोलेंगे 23 जनवरी 1565। मध्य देखो यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, विजयनगर साम्राज्य और संयुक्त महासंघ जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा शामिल थे। परिणाम क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य के स्वर्णिम सफर का यहाँ से अंत हो जाता है। मतलब यह वह युद्ध था जिसके कारण एक स्वर्णिम भविष्य विजयनगर साम्राज्य का अब गर्त में जा चुका था। यह विजयनगर साम्राज्य यहाँ से बिल्कुल डिटेल वीडियो आपको विजयनगर साम्राज्य का फायदे आपके लिए रखा है। ये मजा आ जाएगा कि कौन शासक थे, उन शासकों के शासनकाल में कौन-कौन से विदेशी यात्री आए, कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से पढ़ना है, स्थापना किसने करी, इस सारे बिंदुओं का डिटेल में है। मतलब वहाँ पर आपको प्री कम मेंस सारी क्लासेस प्री कम मेंस दी गई हैं। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं रामानंद। सारे प्रश्न समाहित हैं देखो, आप चाहे प्राचीन भारत की बात कर लो, चाहे मध्यकालीन भारत की बात कर लो और चाहे आधुनिक भारत की बात कर लो, सभी के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे, समझ गए? ये जो आधुनिक भारत का प्रश्न है आपका रामानंद भक्ति और सूफी आंदोलन जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, तब आपको ये जो है थोड़ा-सा वहाँ पर जानने को मिल जाएगा। ठीक है? इसी के साथ-साथ मैं आपको ये बोलता हूँ कि भक्ति आंदोलन में सगुण विचारधारा रखने वाले मुख्य संत थे। ध्यान से सुनना, भक्ति आंदोलन में सगुण विचारधारा रखने वाले मुख्य संत थे। सगुण मतलब जो ईश्वर को एक तरीके से मानते हों, उसी के साथ-साथ यदि हम बोलते हैं कि साकार रूप को जो है समझते हों। तो श्रेय क्या है ध्यान से देखना कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है ले जाने का श्रेय इनको दिया जाता है। सॉरी, ये मध्यकालीन का प्रश्न है। उसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख नारा यदि हम बात करते हैं, देखो इन्होंने क्या दिया था कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि।
अब जात-पात कोई नहीं पूछता, जो हरि का भजता है या हरि को भजता है, वही हरि बन जाता है, उससे जात-पात से परे है। तो इस आधार पर रामानंद जी के बारे में यदि आपको प्रश्न पूछे आपसे मेंस में, बिल्कुल छाप के चले आना मेरे प्यारे अभ्यर्थी। बताना कि सर आया था। जी, कर लोगे? बिल्कुल, कमेंट करो एक बार फटाफट मैं देख लूँ लाइव कौन-कौन ठीक है। बिल्कुल, सभी अभ्यर्थियों का बहुत स्वागत है मेरे साथ में और जो दिन-प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा और एक बात मेरी हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना कि जो अभ्यर्थी मेरे साथ आता है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ, हर संभव सपोर्ट करूँगा, आज नहीं हमेशा करूँगा, चाहे वो कुछ हो जाए। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि आप हमारे साथ में हैं, आप निश्चिंत रहें, आपका मैं पूरी खैर-ओ-खबर चलिए आगे बढ़ते हैं 12 प्रश्न कर लिए अपन ने 3 मार्कर। देखो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ मैं पूरा पेपर भी आपको सॉल्व करवा सकता हूँ यदि आप लोग साथ में आएँगे तो। मतलब पूरा एक पेपर ध्यान से सुनो। सर ए अकबर की बात आती है तो इसे देखो लघु अकबर के नाम से विख्यात दारा शिकोह ने फारसी भाषा में भारतीय उपनिषदों का जो अनुवाद कराया था इसे ही सर ए अकबर या महान रहस्य जाना जाता है। अब इस प्रश्न को मैंने थोड़ा-सा लेंदी करा है, आप कम शब्दों में कर सकते हैं, ध्यान से सुनना और जब आप वहाँ एग्ज़ाम में लिखेंगे तब इस लाइन के बाहर नहीं जाएँगे, ये जो ब्रैकेट बना रहता है ना एग्ज़ाम के दिन, उस ब्रैकेट को क्रॉस नहीं करना रहता, ये वाली ये जो लाइनें हैं ना, इनसे बाहर जाकर नहीं लिखना रहता, समझ गए बात को? तो लघु अकबर के नाम से विख्यात विख्यात दारा शिकोह मतलब किसने देखो मतलब एक तो ये है कि इसको हटाना हो तो आप डायरेक्ट हटा दो यहाँ से, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इसे ही आप किसके नाम से जानते हैं? सर ए अकबर के नाम से जानते हैं। या आपको बढ़िया समझना है तो देखो दारा शिकोह जो है ना लघु अकबर के नाम से फेमस था। ये बात को तो ये एक और अच्छा प्रश्न आपके लिए बन गया, ये हो गई। त्रिरत्न ऐसा प्रश्न है जो पीएससी भूले-बिसरे पूछता है। आप अच्छे से मेंस में इसको पढ़ के जाइए और आंसर दे के आइएगा कैसे। देखो, जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत जिसमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया तो त्रिरत्न समझ गए बात को? त्रिरत्न, यहाँ से समझना मेरी बात को। 2 कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कई बार बच्चों को, एक तो होता है त्रिपिटक और एक होता है त्रिरत्न। अभी मैं बता दे रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन ये दोनों सामने आ जाते हैं कन्फ्यूज़ तो मैंने इसका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बताया है, इसमें रत्न है तो इसको जोड़ लो जैन धर्म से। ना आता है जैन में भी लास्ट में इस तरह। तो जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत जिसमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करा गया है। किसका मार्ग? मोक्ष की कोई प्राणी कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है? ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो आप बाकायदे ऐसे लिख सकते हो इस प्रश्न को। एक और तरीका ये है कि आप लिख दो जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत और बढ़िया चार्ट बना दो। एक थोड़ा-सा चार्ट बना सकते हो तो इस तरीके वाला या तो ये वाला चार्ट बना के लिख दो या तो आप जो है इस तरीके वाला चार्ट बना के लिख दो उतने से स्पेस में। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बच्चों जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है कि पहले आप कंटेंट प्राप्त करो, फिर आप जो है स्पीड गेन करो, फिर आप चार्ट में काम करो। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले ही चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगा या करूँगी। जब कंटेंट ही नहीं है, स्पीड ही नहीं है तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन को देख कौन पूरा अटेम्प्ट करोगे तो पास होगे। ये बात को चलो लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 2 मार्कर वाला और ये है 15वाँ नंबर का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत पुरंदर की संधि। कौन-सी संधि? पुरंदर की संधि। तो देखो पुरंदर की संधि यदि हम बात करेंगे तो 1665 अब अपन आ गए आधुनिक भारत में। के बाद को तो शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। के बीच हुई थी शिवाजी और जयसिंह की। कब हुई थी? तो 11 जून 1565 अब चूँकि वहाँ पर एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता तुम्हें डायरेक्ट याद रहेगी ये डेट 11 जून 1565 कुछ बिरले लोग होते हैं, वो कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जिसको याद हो वो करना, जिसको नहीं हो एग्ज़ैक्ट डेट तो वो ईयर याद रखना, ईयर लिखना पड़ेगा, समझ गए बात को? उसी के साथ में मध्य ध्यान से सुनो, तो मराठा छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के मध्य ये जयसिंह कौन है यहाँ पर? मुगल सेनापति, ठीक है? ये हो गई। मतलब या तो ये वाला पॉइंट लिख दो या इसको इस तरीके से लिख दो, ये और करके है, 2 तरीके से इस प्रश्न का आंसर है, समझे बात को? मध्य क्या है देखो मराठा छत्रपति शिवाजी और जय सिंह प्रथम जो कि मुगल सेनापति थे इनके मध्य। कारण अपन को लिखना हो तो लिख देना क्योंकि अब स्पेस देखो कारण लिखने जाओगे तो मुझे लगता है आप 20 वर्ड्स की लिमिट को क्रॉस कर जाओ। समझ गए बात को? आप सिंपल सा लिख दो कि जो है मुगलों की सेना ने शिवाजी को घेर लिया था, इतना आप इसको लिख सकते हो।
पॉइंट को समझ गए। पर डिटेल में लिखोगे तो थोड़ा-सा लाइन ज़्यादा लगेंगी, शब्द लिमिट आप क्रॉस करेंगे। तो परिणाम स्वरूप शिवाजी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस संधि को स्वीकार कर लिया। नो डाउट बहुत अच्छे से मैंने शिवाजी वाला जो पोर्शन है उसमें आपको पढ़ाया है। तो इस आधार पर आपके ये जो 15 मतलब 2 मार्कर प्रश्न 15 प्रश्न हैं, एक बार में मैंने कम समय में करवा दिए। अब इन्हीं के लिए आपको क्या होता है मैं आपको बताऊँ, एक बड़ा अच्छा पूरी फ़ोटोशूट करवाया जाता है। फ़ोटोशूट में आपको दिखाया जाता है कि कोई आपको पढ़ा रहा है ये वो और तुम्हें उसके लिए कम से कम मान के चलो, मैं यदि बोल रहा हूँ इन 15 प्रश्नों को भी कोई तुम्हें कराएगा ना तो तुम 15 मिनट के ही हैं कायदे से, समझना मेरी बात। नेक्स्ट टाइम जब मैं करवाऊँगा तब तुमको और स्पीड से करवा दूँगा। पर इस 15 मिनट के सेशन को देखने के लिए तुमको कम से कम 4 घंटे खराब करने मतलब एक ऑफ़लाइन सेंटर जाकर, ताकि फिर तुम्हारा मन है कि तुम्हें कैसे करना है, मैं फिर से बोलूँगा निर्णय तुम्हारा है। मैं बोल रहा हूँ तुम घर में भी बैठे हो तो मैं तुम्हें ऑफ़लाइन का महसूस करवा सकता हूँ, बशर्ते तुम मेरे साथ में आओ। क्योंकि मुझे उतने बच्चे यदि मिल जाते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके दूँगा ऑनलाइन वाला, जहाँ पर आपको घर बैठे मैं ऑफ़लाइन वाली फ़ीलिंग दिला दूँ। मतलब घर बैठे ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑनलाइन वाला बच्चा भी जो मुझसे अब तक जुड़ा है वो जानता है कि मैं एक-एक बच्चों पर फ़ोकस करता हूँ ऑनलाइन वाले। तक आपको वहीं बैठे-बैठे पास समझे बात को? चलो, बिल्कुल। जल्दी से कमेंट कर दो थोड़ा-सा सारे लोग, जब तक मैं आपके लिए जो है ना थोड़ा-सा और यदि आप कहेंगे तो 2 क्वेश्चन और बेहतरीन करा देता हूँ, यदि आप लोगों की इच्छा हो तो। ठीक है। चलिए, बिल्कुल सभी के कमेंट्स आते गए हैं मेरे पास में, तो मैं आपको एक और अच्छा प्रश्न कराता हूँ, जो कि अब जो है आपका 7 मार्क का 60 वर्ड। यहाँ पर देखो अब मैंने जो है इस 7 मार्कर को भी कैसे शब्दों में सहेजा है और कम जगह पे बेहतरीन तरीके से लिखने का एक प्रयास करा है। जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हो, ध्यान से सुनो, अब 7 मार्कर प्रश्न चालू कर दिए मैंने आपके लिए, कैसे 7 मार्कर, ध्यान से सुनो, मैं पूरा पेपर भी करवा सकता हूँ मैंने आपको बोला, पर आपका साथ चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ 7 मार्कर में अपने हैं 60 वर्ड्स, कितने वर्ड्स? 60 वर्ड्स। तुम इन प्रश्नों को कर भी लोगे ना मेंस में जाने के पहले, मैं फिर से बोल रहा हूँ कम से कम इतना तो मिल जाएगा कि जिससे पास हो जाओगे, डरोगे नहीं पेपर। इसलिए बोलता हूँ रामबाण कंटेंट पे बहुत मेहनत करता हूँ मैं हमेशा। आपके लिए बनाता हूँ, आपका मन हो तो यूज़ करें। देखो 2.1 मतलब अब पार्ट 2 चालू हो गया आपका, पेपर में 3 पार्ट होते हैं। ए सेक्शन मतलब पूरे ए पेपर तो 2 पार्ट में मेजरली डिवाइड होता है। उसमें भी पेपर 1 जो है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर मेन मतलब जो मेन क्वेश्चन 3 होते हैं, 1, 2 और 3, और फिर 1 वाले में 15, 2 वाले में 10 और 3 वाले में 5, इस तरीके से ये होते हैं। ये मैंने सारी डिटेलिंग आपको कर रखी है। कितने लिखने हैं, इसका पहला लेक्चर ज़रूर देखो, नहीं देखा है तो उससे तुम्हें कम से कम पता चलेगा कि कैसे आंसर राइटिंग करी जाती है, क्या किन बातों का। प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता के पतन पर संक्षिप्त विवरण आपको लिखना है। सिंधु सभ्यता के पतन पर संक्षिप्त विवरण आपको लिखना है। तो देखो, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक गिनी जाने वाली सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकार मतैक्य नहीं है। शुरुआत ही हमने कर दी, जिससे कम से कम एग्जामिनर ये बात सेट कर ले अपने दिमाग में कि भैया कंक्लूजन क्या लिखेगा सामने वाला। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण, जब इतिहासकार मतैक्य नहीं है तो हम क्या उसको अलग से मतैक्य करके दे देंगे? नहीं, पर हम अपने तथ्यों के आधार पर उसको आंसर लिखें। तथ्य क्या है? सबसे 2 सिद्धांत प्रचलित हैं बच्चों, हिंदू सभ्यता के पतन के पीछे 2 सिद्धांत। एक बोलता है आकस्मिक पतन सिद्धांत, मतलब कुछ अचानक ऐसा हुआ जिससे सिंधु सभ्यता पतन हो गया, सिंधु सभ्यता का विनाश हो। पॉइंट क्लियर है? देखो क्या है। आकस्मिक पतन सिद्धांत अर्थात अचानक किसी घटना के परिणाम स्वरूप, अब देखो शब्दों को सही क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बिना प्रैक्टिस करे एक बार इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करना, तुम शब्द सीमा भी पार कर जाओगे और स्पेस भी तुमको पड़ जाएगा। ये ऐसा प्रश्न है। इसमें बहुत परफेक्शन लिख के कारण लिखना पड़ा, तब जाके आपको आंसर शब्द सीमा के अंतर्गत जो है रखा गया। अर्थात किसी अचानक घटना के परिणाम स्वरूप, जैसे कोई विदेशी आक्रमण हुआ था, नदियों ने शायद मार्ग परिवर्तित कर लिया था, शायद भूकंप आ गया था, अथवा सुनामी या मलेरिया जैसी जो है घटना आपको देखने को मिली, जिसके कारण इस संपूर्ण सभ्यता का अचानक पतन हो। ध्यान से सुनना, मैंने ये बताया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किन बातों के आधार पर हुआ, और अपना आंसर क्लोज कर दिया। कौन सा? आकस्मिक पतन से।
एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है, क्रमिक मतलब धीरे-धीरे करके जो है सभ्यता का पतन हुआ। यह धीरे-धीरे पतन की भेंट चढ़ी जिसमें विभिन्न कारण उत्तरदायी रहे, जैसे जलवायु का परिवर्तन होना, प्रशासनिक शिथिलता देखने को मिलना या पारिस्थितिकी का असंतुलन होना आदि जो कारण इसके पीछे दायी माने जा सकते हैं। इस आधार पर अब आपने क्या करा बच्चों, दोनों बिंदुओं को आधार बनाते हुए आपने एक बेहतरीन आंसर लिखने का प्रयास करके उसको दे दिया। अब चूंकि इतिहासकार मतक नहीं है, हमारे पास पर्याप्त आंकड़े भी नहीं है, तो हमने क्या करा, ध्यान से सुनो, हमने एक बेहतर कंक्लूजन लिख के दिया। हालांकि यह बात समझने योग्य है, ध्यान से सुनो, बहुत बेहतर कंक्लूजन आपके आंसर में या आपके प्रश्न में बेहतरीन नंबर दिलाने के लिए भी उत्तरदायी है। ध्यान से सुनो, आपके प्रश्न में अच्छे नंबर तब आएंगे जब आप एक अच्छा कंक्लूजन लिखना सीखेंगे, जो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ना कि एक दिन में आएगा। तो हमने क्या लिखा, हालांकि यह बात समझने योग्य है कि सभ्यताओं का पतन अचानक नहीं हो सकता, क्योंकि नो डाउट सिंधु सभ्यता इतनी विशाल सभ्यता है जिसके कहीं ना कहीं स्रोत या सोर्सेस या जो भी आप तथ्य बोलेंगे वो आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इतनी बड़ी सभ्यता अचानक एक दिन में कैसे पतन इसका हो सकता है? तो इसी आधार पर हमने क्या बोला, हो सक अचानक नहीं हो सकता, इसीलिए क्रमिक पतन सिद्धांत अधिक तार्किक प्रतीत होता है। हालांकि हमने बॉल अपने पाले में नहीं रखी, उनके पाले में दी, अभी भी शोध का विषय है। क्या हम मध्यम मार्गी हैं, हमें नहीं पता कि सिंधु सभ्यता का पतन क्या हुआ। ये रहा बेहतरीन आंसर। अब इसमें मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से आपने इसको यदि इतना छाप के आ गए ना, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे जो टॉपर के, क्योंकि इसमें मैंने सारी गुंजाइशें समाप्त कर दी, ध्यान से सुनना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको टाइप्ड तुमको मिल जाएगा और इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख के देखने की करना, बिना मेरे बताए इस प्रश्न, एक प्रश्न लेना, सिंधु सभ्यता के पतन पर संक्षिप्त विवरण लिखें और इसका आंसर जहां जैसा पढ़े हो वैसा छाप के देखो। शब्द सीमा भी क्रॉस कर जाओगे, और तुम शब्द सीमा क्रॉस करने के साथ साथ ऐसे नहीं लिख पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिस से आएगा। और इसके लिए मैंने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, तुम्हें या तो उतनी प्रैक्टिस करनी है या मेरी बात को कम समय में समझ के पास होना। ठीक, चलो एक और करते हैं, यदि आपकी सबकी हिम्मत बंधी हो, थके ना हो आप लोग, एक प्रश्न और करते हैं। फिर मैं आपको देखो ऐसे ही 11 मार्कर भी आगे चल के करवाऊँगा, सब करवाऊँगा। इस 2 मार्कर, यदि ये मैं बात करूँ 7 मार्कर, तो ये खुद इटसेल्फ 10 हैं इसमें। समझना कितने हैं, 10, पर मैं 10 में से सिर्फ 2 करा रहा हूँ अभी। ठीक, चलो। बहुत डेडिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पीएससी मेंस के लिए बिल्कुल पूछा जाएगा आपको। ध्यान से सुनो कैसे इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि शेरशाह सूरी एक योग्य शासक था, संक्षिप्त रूप में आपको इसका मूल्यांकन। शेरशाह सूरी जो है मध्यकालीन इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला शासक है, जिसका शासनकाल लगभग 5 वर्ष का ही रहा, परंतु इतने बेहतरीन कार्य करे या प्रशासनिक दृष्टि से इतना अच्छा इसने अपने शासन को संभाला कि भारतीय इतिहास में इसको जगह दे दी। इस आधार पर इससे प्रश्न बनता है आपके मेंस में, अच्छे से आंसर देखो कैसे लिखेंगे। इंट्रो क्या लिखा है अपन ने, देखो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अफगानी शक्ति को पुनर्गठित करके द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय इसे दिया जाता है। बेहतरीन इंट्रो के साथ मैंने इसकी जो है शुरुआत कर दी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ये भी बता दिया। देखो ध्यान से आगे देखो कि अफगानी शक्ति को पुनर्गठित करके द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय इसे दिया जाता। तो अपनी कॉपियाँ चेक कर लो, जहाँ से तुमने ऐसी छाप रखी है और उस हिस्ट्री में तुमने ऐसी मॉडल आंसर राइटिंग कर रखी है क्या? मुझे खुद एक बार बता दो। ठीक है? चलो, इसका मूल्यांकन इस प्रकार है, ध्यान से सुनो, इसका मूल्यांकन इस प्रकार है कि विजेता और कुशल रणनीतिकार, पहला पॉइंट बनाया आपने कि यह एक विजेता था और अच्छा रणनीतिकार था, और इसी विजेता दृष्टि से या इसी दृष्टि से इसने मुगल शासक हुमायूं को पहले चौसा के युद्ध में और फिर जो है बेलग्राम के युद्ध में हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी, समझ गए बात को। दूसरा पॉइंट देखो, आर्थिक सुधार भी करता है ये अपने यहाँ पर। आर्थिक सुधार में मुद्रा का मानकीकरण और उन पर टकसालों का नाम, मतलब जहां से ये प्रिंट होते थे, जहां पर इनकी छपाई होती थी, उन मिंट का, इंग्लिश में मिंट बोलते हैं टकसालों को, उन मिंट का नाम खुदवाना इसने शुरू करा था, ताकि जो है फेक करेंसी ना बन पाए। समझ गए बात को। उसके बाद में भूमि सुधार की बात आती है बच्चों, इसने भूमि की दृष्टि में भी या भूमि में भी बहुत सारे सुधार करे। जैसे भूमियों का ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करता है, उनकी नपाई करवाता है और भू राजस्व का निर्धारण भी करता है।
इसी को चलकर टोडरमल आगे अपनाते हैं। ध्यान से सुनना, जो मतलब भूमि से संबंधित सुधार शेरशाह सूरी ने करे थे, उन्हीं को चलकर जो है टोडरमल ने अपनाए थे। या इसी आधार पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जो है शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा जाना चाहिए? ये प्रश्न मैंने आपको बताया है मेंस वाली। सैन्य सुधार भी करता है देखो, तो सैन्य सुधार में इसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य व्यवस्था है, इसको यह पुनर्जीवित कर देता है। सैनिकों का होलिया लिखने की बात हो या घोड़ों को दागने की बात हो, इसको यह पुनर्जीवित कर, देखो बहुत कम शब्दों में सहेजा है पॉइंट पॉइंट के साथ। सैन्य सुधार क्या कर रहा है, न्यायप्रिय राजा और न्याय की प्रकृति इसकी कठोर थी, मतलब न्याय इसको पसंद था, जो गलत करता था उसको दंडित बिल्कुल करा जाता था, चाहे वह सगे संबंधी क्यों ना हो। इस बात के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं कि स्थापत्य संबंधी सुधार कार्य, तो शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया, आधुनिक जीटी रोड, और उसी के साथ साथ अन्य कार्य भी इसने करे। तो अब हम देखो निष्कर्ष के तौर पर, मूल्यांकन के तौर पर क्या लिख रहे हैं कि निष्कर्षतः संक्षिप्त प्रशासनिक काल में उन्नत प्रशासनिक क्षमता रखने के कारण शेरशाह सूरी भारतीय इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कर पाया है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कंक्लूजन लिखने का प्रयास करा, जिसके आधार पर आप इन संपूर्ण प्रश्नों को एज इट इज छाप के आ सकते हो आपके एग्जाम में। और मैं कह रहा हूं मेहनत नहीं लगेगी तुम्हारी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पास हो जाओ, यही है 360 सेलेक्टिव का व्यू। फिर से बोल रहा हूँ, भटकोगे, परेशान होगे, 5-6 हज़ार तो जीवन में अगली बार भी आ जाएँगे, पर ऐसा कंटेंट तुम्हारे पास जल्दी नहीं आएगा। आपको इस कंटेंट के लिए कई बार जो है निर्णय आपका है, डिसीज़न आपका है, स्वागत मैं आपका कर रहा हूँ। यदि जुड़ना है तो उस आईएएस अकेडमी के कॉम्बो बैच में आइए, कोई भी दिक्कत होगी मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इस बार के मेंस में 400 नंबर दिलाने का वादा करा है, इसको भी मैं पूरा करके, इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको हमारे एप्लीकेशन की बात हो, हमारे कोर्सेज़ की बात हो, ये सब हमारे आपको जो अपना यूट्यूब चैनल है ना, इसके लिंक पे मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन पे मिल, या तो फर्स्ट पेज ओपन कर लो, या तो आप जो है इस क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है उसको। कैसा लगा आपको ये सेशन? इसके बारे में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करो। मुझे भी लगना चाहिए कि मेरी मेहनत को आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपका साथ देने के लिए और तैयार हूँ। जय हिंद।